अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पेपर रह गया था। 11 MCQs हमने हल किए हुए थे और बाकी रह गए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 12 नंबर MCQs हैं। तो यहाँ पे चार्ज क्यों इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंडक्टिंग रिंग ऑफ FDSR। एक चार्ज है हमारे पास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मसलन कि एक जैसा सारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तकसीम किया गया है एक रिंग के ऊपर, जो कि हमारे पास उसका रेडियस जो है ओ आर है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, और अपने उसके एक्सिस के ऊपर एट वर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। कौन सी डिस्टेंस के ऊपर जो रिंग का है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगा। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास R/2 अंडर रूट के ऊपर उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट MCQ था। देन हम आ जाते हैं सेकेंड MCQs के ऊपर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है अगर हम उसको एक्सेलरेट कर दें एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 100 वॉट का है, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, -19 जो होता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 वोट से, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये 100 वॉट है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जोल होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। देन आ जाते हैं हमारे पास जो है 14 क्वेश्चन। एक 60 watt bulb carries a current of 0.5 ampere. The total charge passing through it in 1 hour is। एक 60 वॉट जो है बल्ब है जो कि सीरीज के अंदर जो है उसके अंदर जो है करंट पास कर रहा है, जो कि करंट हमारे पास है 0.5, ठीक है। और इसका जो टोटल चार्ज है जो इसके ऊपर से पास हो रहा है 1 आवर के अंदर, वो कितना होगा। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, क्यू क्यू इज इक्वल टू आई क्रॉस टी। आई हमारे पास जो है एम्पेयर करंट है, ठीक है, और टी हमारे पास टाइम है। तो हमें जो है यहाँ पे एम्पेयर करंट भी गिवन है, और टाइम हमें पता है कि 1 आवर के अंदर जो है 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आंसर हमारे पास 1800 कॉलम जो है करंट 1 आवर के अंदर पास होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड जो कि 15 क्वेश्चन है हमारे पास। टू 0.68 microfarad capacitor are connected in series across a 100K hertz sine wave signal source। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिसकी कैपेसिटी हमारे पास जो है 0.6 माइक्रोफेराड की दो कैपेसिटर हैं जो कि कनेक्ट है हमारे पास सीरीज के अंदर। अगर हम इसके क्रॉस 10 किलो हर्ट्ज साइन वेव सिग्नल सोर्स को करें, तो टोटल कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला है, आप लोग फार्मूले को देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है हमने 1/C इक्वलेंट का जो है फार्मूला लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में हो गए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते करते हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा 46.8 ओम होगा, ठीक। तो ये इसका आंसर है। हार्टी ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज। तो हार्टी ऑसिलेटर हमारे पास कॉमनली इस्तेमाल होता है रेडियो ट्रांसमीटर के ऊपर अंदर इस्तेमाल होता है। इसका हमारे पास 17 MCQ जो है। द कोर ऑफ कॉइल हैज अ लेंथ ऑफ 200 मिलीमीटर। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 6 मिली ओम। यहाँ पे हमारे पास एक कोर है जिसका कोर कॉइल है जिसकी लेंथ हमारे पास 200 मिलीमीटर है, और इसकी इसकी जो इंडक्टेंस है कॉइल की वो हमारे पास 6 mH है, ठीक है। इफ द कोर लेंथ इज डबल, अगर हम इस कोर की लेंथ को डबल कर दें, ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम, जितने भी और क्वांटिटीज है वो रिमेन उसी सेम रहेगी। तो इंडक्टेंस विल बी क्या होगी, इसकी इंडक्टेंस क्या होगी, इसकी इंडक्टेंस हमारे पास होगी 12 mH होगी, ठीक है। अब देन हम बात करते हैं 18 की। मोस्ट ऑफ द एम्प्लीफिकेशन इन सुपर हाइड्रोन रिसीवर ऑकर्स एट स्टेज। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट ऑफ एम्प्लीफिकेशन जो होता है
वो हमारे पास इंटरमीडिएट उसके अंदर होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अंदर, IF के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जहाँ पे होती है वो IF के स्टेज पर ऊपर होती है। IF का मतलब है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Question number 19. A high Q tone circuit will permit an amplifier to have high एक हमारे पास हाई चार्ज हमारे पास जो कि टोन है सर्किट के अंदर, और वो परमिट करता है एम्पलीफायर टू हैव हाई। उसकी एम्पलीफायर की क्या हाई होगा, उसकी सेलेक्टिविटी जो है वो हाई होगी। मॉड्यूलेशन इज डन इन, मॉड्यूलेशन कहाँ पे होती है, तो हमारे पास ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेशन होती है। द फंक्शन ऑफ फेराइड एंटीना इज, हमारे फेराइड एंटीना का जो है क्या फंक्शन होता है, तो फेराइड एंटीना का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, रिड्यूस स्ट्रे कैपेसिटेंस, और रिड्यूस करता है स्ट्रे कैपेसिटेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। टोटल पावर इन सर्किट is 12 watt. Each of the four equal value series resistor making up the circuit dissipates। यहाँ पे हमारे पास टोटल पावर जो है सर्किट के अंदर वो 12 वाट है सॉरी। ईच ऑफ दी फोर इक्वल वैल्यूज, अगर हमारे पास सबकी वैल्यूज जो है सेम है, और जो हमारे पास जो है सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, तो उस सर्किट के अंदर कितना डिसिपेट होगा, तो हमारे पास 3 वाट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी है, तो कि हमारे पास 12 है, तो हमारे पास चार इक्वल है ना, तो चारों हमारे पास इक्वल हैं और सीरीज में भी लगे हुए हैं। तो अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 या 4 और 1 जार 4 और 3 4 जार 12 हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसका आंसर जो है 3 वाट। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, तो रीजन अराउंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज, एक हमारे पास एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका रीजन, उसके अराउंड हमारे पास जो है रीजन अराउंड स्टेशनरी चार्ज, एक रीजन जो होता है हमारे पास स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, तो वो कौन कौन सा हमारे पास रीजन होता है। मसलन कि एक चार्ज है, उसके अराउंड कोई भी हमारे पास फील्ड तो होता है ना, तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक मैग्नेट जब होगा, तो उसके अराउंड जो फील्ड होती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। 24, question number 24. If a 6 microfarad capacitor is charged to 1200 watt, the charge in columns will be, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिस कैपेसिटी 6 माइक्रोफेराड है, अगर हम उसको चार्ज करते हैं 200 वाट के, तो चार्ज हमारे पास क्या होता है कॉलम्स के अंदर, वो क्या होगा, कॉलम्स के अंदर उसका चार्ज क्या होगा। तो अगर हम 6 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो हमारे पास 100 माइक्रोफेराड होगा। कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटर हमारे पास जो है एक चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, चार्ज को स्टोर करना होता है, और इसको हम किसी बैटरी वगैरह के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके जरिए से उसके अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं। वही स्टोरिंग चार्ज भी हमें आगे जो है सप्लाई ग्रांट करने के लिए आसानी पैदा करता है, ठीक है। मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के अंदर ये लगा होता है। हम बात करते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है किसी मटेरियल की ऊपर, मटेरियल की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास चार चीज़ों दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, या तीन चीज़ों के ऊपर। मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर और थिकनेस के ऊपर, ये तीनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है मटेरियल का। एक यहाँ पे हमारे पास और क्वेश्चन है 26 का, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके अराउंड जो है एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो मूविंग चार्जेस के अराउंड पाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हाट विल बी दी, अच्छा, what will be the magnetic potential difference across the air gap of 2 centimeter length in magnetic field of 280 per meter। हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस एक ईयर गैप ऑफ, इसके अंदर जो हमारे पास जो है मसलन कि हवा का गैप है जो कि 2 सेंटीमीटर लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, और उसका और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है वो क्या है 280
पर मीटर है। तो इसका जो आंसर है 480 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है ये मटेरियल की वो कांस्टेंट नहीं होती, तो फेरामैग्नेटिक के अंदर जो है कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, substance which have permeability less than the permeability of free space are known as। substance है जिसकी हमारे पास permeability है less than किससे हमारे पास जो है the permeability of free space से। ठीक है, एक substance है जिसकी permeability कम है free space से, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर कहा यहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी होती है मटेरियल की वो कांस्टेंट नहीं होती फेरोमैग्नेटिक के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जब लेस देन होगी किसी सब्सटेंस की, तो हमारे पास क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 30, हमारे पास टू फोटॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन each with the velocity of light c, then their relative velocities। एक फोटॉन है हमारे पास, दो फोटॉन्स है हमारे पास जो कि मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ईच विद वेलोसिटी, हर एक मसलन दोनों की जो वेलोसिटी है ऑफ लाइट वो सी है। देन इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 2c होगी, क्योंकि हमारे पास एक की भी हमारे पास c है और दूसरे की भी c है, तो हमारे पास दोनों की क्या होगी? रिलेटिव 2c होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था पेपर उसका कवर हो गया असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि मई के अंदर कंडक्ट हुआ था 2024 के अंदर, 28 मई को। और यहाँ पे हमारे पास एक और पेपर है असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि हमारे पास फरवरी के अंदर जो हुआ है, फरवरी 2024 के अंदर असिस्टेंट मैनेजर का एक पेपर और है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी कंसर्न इन फिजिकल क्वांटिटी जो कंजर्व हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो टोटल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो कंजर्व हो रही है, वो चेंज नहीं होती, सेम होती है। फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन क्रिस्टल इज। फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है क्रिस्टल के अंदर वो क्या होता है? वोल्टेज डिवेलप्ड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। ये एक वोल्टेज डिवेलप्ड होता है जो कि हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है। Question number 3 हमारे पास, if error in measurement of radius of a sphere is 1%, what will be the error in measurement value? अगर हमारे पास एरो जो है एक रेडियस है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। एक रेडियस है हमारे पास स्फीयर का, एक स्फीयर है, इसका रेडियस हमारे पास जो इसमें एरर है 1% है। तो इसके जो व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के अंदर कितना जो है एरर होगा? अगर उसके रेडियस के अंदर हमारे पास जो है 1% है, तो उसके वॉल्यूम के अंदर जो एरर होगा वो हमारे पास 3% होगा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम के अंदर लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट आ जाता है, और रेडियस के अंदर हमारे पास सिर्फ लेंथ होता है। दैट्स वाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हैविंग अनइक्वल मासेस। दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके मासेस जो हैं अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, एंड अनइक्वल रेडियाई, और उसके रेडियस, उनकी जो रेडियस भी वो भी बराबर नहीं है, आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द रफ इंक्लाइंड। उनको हमने क्या किया? हमारे पास उनको हमने एक ही साथ जो है एक हाइट से उन दोनों को जो है गिराया है, जो कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर। इफ द स्फीयर्स रोल विदाउट स्लिपिंग, और उसको हमने लिटाया नहीं है, मसलन ऐसे ही हमने खड़ा करके उनको जो है गिराया है, तो वो उसकी हमारे पास जो है वो क्या होगी? तो ये कब किस तरह गिरेंगे? मसलन कि सेम गिरेंगे या मसलन पहले एक गिरेगा फिर दूसरा गिरेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है टू स्फीयर्स रीच बॉटम टुगेदर, दोनों जो है एक साथ एक ही जैसे गिरेंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट हमारे पास अर्थ के अराउंड जो है रोटेट कर रहा है। इफ बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स on the earth is F, the net force acting on the satellite to revolve around the earth। हमारे पास दो सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड जो है घूम रहा है। अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों हमारे पास जो है दो फोर्स हमारे पास लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जो सैटेलाइट है रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ, किस उसके ऊपर हमारे पास?
तो यहाँ पे हमारे पास जीरो होगा, ठीक है, जीरो। नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। Two satellites of mass m and 2 meter are revolving in two circular orbits of radii r, and two are around an imaginary planet on the surface of with gravitational force is inversely proportional to distance around its center. The ratio of orbital speed of satellite is, यहाँ पे हमारे पास जो है दो सैटेलाइट्स हैं, उनके जो एक का मास है हमारे पास m और दूसरे का हमारे पास 2m है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, जिसकी रेडियाई हमारे पास r है और दूसरे की रेडियाई जो है 2r है। तो अराउंड एन इमेजिनरी प्लेनेट, एक हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेनेट के अराउंड जो है रोटेट कर रहे हैं। ऑन द सरफेस ऑफ विद ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, और इसके सरफेस के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसके डिस्टेंस के इट्स सेंटर से। तो इस दोनों का जो है ऑर्बिटल स्पीड रेशो क्या होगा, ठीक है, हमारे पास इन दोनों सैटेलाइट्स का, तो इसका जो है रेशो होगा 1:1 होगा, ठीक है। When a ray of light passes from rare to denser medium, इस फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेयर मीडियम जो है ये हमारे पास एक फिनोमिना है उसका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर लाइट जो है इंटरफेयर करती है, इंटर करती है, तो एक हमारे पास होता है रेयर मीडियम जो हल्का फुल्का सा होता है, जैसे हम एयर को लेते हैं, और दूसरा अगर हम ले गिलास, ठीक है, तो एयर से अगर हमारे पास जो है जो लाइट है वो पास कर रही है और गुजर रही है एक गिलास के ऊपर, तो ये इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रिमेन सेम होगी, लेकिन इसकी जो स्पीड है उसको उसमें फर्क आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल द डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी एक्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो डिपेंडेंस, इसकी डिपेंडेंस जो है मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी की, वो हमारे पास एक्स है, और ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो रिलेशन क्या होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास सक्सेसिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है टेम्परेचर के ऊपर है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी जो है वो कम होगी, और जिस तरह हमारे पास एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा। इनवर्स रिलेशन है इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 9, टू चार्जेस कंडक्टिंग स्फीयर्स आर जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर, दो चार्जेस हैं कंडक्टिंग स्फीयर्स के ऊपर और जिसको हमने ज्वाइन किया है कंडक्टिंग वायर से, दोनों वायरों से ज्वाइन किया हुआ है, देन क्या होगा, ये टोटल चार्ज विल बी कंजर्व, टोटल चार्ज होगा हमारे पास इसके ऊपर, दोनों चार्जेस के ऊपर वो कंजर्व होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्मिस्टर इज यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर, थर्मिस्टर जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ टेम्परेचर सेंसर के एग्जैक्टली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज अ टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर सिट्स नियर द एज ऑफ अ रोटेटिंग सर्कुलर प्लेटफॉर्म, if the girl moves from circumference toward the center of the platform, then the angular velocity of the platform will be, एक लड़की है हमारे पास जो जो बैठी है एक एच के ऊपर, ठीक है, और ऑफ रोटेटिंग सर्कुलर प्लेटफॉर्म, और जो कि हमारे पास एक रोटेटिंग सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। इफ द गर्ल्स मूव फ्रॉम द सर्कमफेरेंस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म, अगर वो सर्कमफेरेंस के जरिए से वो क्या करती है, सेंटर की तरफ जाती है, उसका जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी, तो एंगुलर वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, when a ray of light transmit from 1.3 refractive index to 1.2, इट विल बी, तो हमारे पास क्या होगा, एक रे है हमारे पास, एक रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रांसमिट कर रही है 1.2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका, दूसरा 1.2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से लेकर 1.2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तक, तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा, नॉर्मल जो है उनसे दूर होगा। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, ये वो रे होती है जो परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर रे जो है उसका हम नॉर्मल कहते हैं, तो ये नॉर्मल से जो होगा ये दूर होगा, ठीक है। Question number 13, the value of back EMF in a DC motor is maximum 8, जो वैल्यू होती है बैक ईएमएफ की एक डीसी मोटर के अंदर
वो मैक्सिमम होती है। कहाँ पे मैक्सिमम होती है? नो लोड। ठीक है, जब लोड नहीं होगा तब हमारे पास मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जो है, द एनर्जी लेवल ऑफ एच ई नियॉन इज लेजर इज, हमारे पास जो एनर्जी है लेवल है हीलियम नियॉन की लेजर की, वो कितनी है? तो हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के हमारे पास जो है टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था 15 जनवरी को, उसको वो टेस्ट है हमारे पास। इसको भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जीमन इफेक्ट इज यूज्ड, जीमन इफेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है आप खुद देख सकते हैं। इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट फॉइल एक्सपेरिमेंट जो था उसमें मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए थे? पास टू द फॉइल विद लिटिल डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री। वो हमारे पास जो थे पास हुए थे थ्रू फॉइल, और लिटिल उसमें से डिफ्लेक्शन हुई थी या हम उसको 90 डिग्री की हमारे पास हुई थी। इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस को इसमें वो देखना चाह रहा था कि एटम के अंदर जगह जो है वो कितनी खाली है। तो उसमें तकरीबन अल्फा पार्टिकल्स उसने आई थिंक सो 20,000 थे कि 10,000 उसमें से उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे, जिसमें तकरीबन 8 के 9 जो थे वो रिफ्लेक्ट हो गए थे, बाकी जो है तो वापस आ गए। एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली, एनर्जी गैप जो है सेमीकंडक्टर का वो हमारे पास तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी इंक्रीज्ड इफ वी एड इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो तब इंक्रीज होता है जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, तब हमारे पास इंक्रीज होता है। What happened to the speed of light when it passed from a vacuum to transparent glass? यहाँ पे मैंने बताया था पिछले एमसीक्यूज के अंदर कि जब हमारे पास रियल मीडियम से कोई डेंसर मीडियम के अंदर जो है लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी में कोई भी चेंज हमारे पास नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पे बयान किया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एक पास कर रही है वैक्यूम से ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो डिक्रीज होगी। एन इलेक्ट्रिक हीटर 220 watt and 440 वाट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? इसकी रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगी वो तकरीबन हमारे पास, हम क्या करेंगे ये डिवाइड करेंगे दोनों के ऊपर। 440 को हम अगर हम डिवाइड करें उसके ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 ओम आ जाएगा। If uranium 238 nucleus splits into two identical parts, ये फिजन रिएक्शन की यहाँ पे बात हुई है, हो रही है कि यूरेनियम है न्यूक्लियस, अगर हम उसको दो आइडेंटिकल शेप्स पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाए, ये टू न्यूक्लियाई सो प्रोड्यूस विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कहा था कि फिजन रिएक्शन तब होता है कि जब हमारे पास एक एलिमेंट जो है अनस्टेबल है, एक एटम जो है अनस्टेबल होता है, तभी हमारे पास फिजन रिएक्शन होता है। तो वो फ्यूजन एटम क्या करता है मसलन के वो हो जाता है मसलन के उसकी जो है फ्यूजन रिएक्शन हो जाती है और दो एक जैसे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम डॉटर वो कहते हैं, न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करता है? क्योंकि हमारे पास अनस्टेबल होता है, दैट्स व्हाई वो जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए वो फ्यूजन रिएक्शन करता है। मीज़ान हैज़ मेड फ्राम, मीज़ान किससे बने हैं? मीज़ान ये हमारे पास जो है ये पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो ये हमारे पास बना है क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से बना है। ठीक है, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है? रेशो होता है चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल जो है ये हमारे पास 9th 10th के अंदर भी है, इसका टॉपिक है आई थिंक सो 9th के अंदर और 12th के अंदर भी इसका जो है मौजूद है। टेंसाइल जो है हमारे पास ये होता है लेंथ सर्वे बटा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ में हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास उसमें है जो हॉक्स लॉ है उनके अंदर वो डिफाइन किया गया है। लेंस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ जो है ये किसके साथ कंसीक्वेंस करता है? ये लेंस लॉ जो है हमारे पास एनर्जी के साथ करता है। और इस तरह जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसमें हमारे पास जो है मास का जिक्र होता है। थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर इज डेज टू ईच अदर। थर्मल कंडक्टिविटी है जो है और टेम्परेचर,
ये क्या है एक दूसरे के? इन मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शन, मेटल के अंदर ये दोनों इनवर्स रिलेशन इन दोनों का, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन है। बट इन नॉन मेटल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन नॉन मेटल का अगर हमारे पास एक चीज़ जो है नॉन मेटल है तो यहाँ पे हमारे पास बराबर होगा, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। Question number 12. If the temperature of a body increases by 2%, then energy radiate will be increased by, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है बॉडी का इंक्रीज होता है 2%, देन एनर्जी जो है रेडिएट हो रही है वो कितनी इंक्रीज होगी? वो 8% इंक्रीज होगी। In the nucleus, the proton and neutron interaction is weak in which process? हमारे पास जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो इंटरेक्शन है वो वीक होती है, किस प्रोसेस के अंदर होती है? तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। इस तरह हमारे पास ये जो है हमारे पास पेपर हमारा जो है हल हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई और हेल्प लगा हो तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है और ज़रूर लाइक करना है, और पीडीएफ हासिल करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूरी है, और सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह कामयाब करें, हमारे लिए भी दुआ करें। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह।